नमस्कार साथियों, आपके अपने ही प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, अभी जो हम लोग वर्तमान में पेपर 2 हिंदी साहित्य और शिफ्ट 1 के पेपर को देख रहे हैं और ये लेक्चर हमारा 3 होगा। और ये जो पेपर हुआ था वो जून 2020 का पेपर है। उस पेपर को हम लोग डिटेल देख रहे हैं। और अगर साथियों आप इस क्लास में अगर नए हैं तो इससे पहले मेरे द्वारा 2025 के पेपर को, 2024 के पेपर को और 2023 के पेपर को कंप्लीट डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो आप कृपया कर वहां जाएं प्लेलिस्ट में, और तकरीबन आपको वहां पे 50+ लेक्चर जो है कंप्लीट कर दिया गया है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, PYQ से सिलेक्शन तक का सीरीज, इसका टैगलाइन दिया गया था। इसे आप सर्च करेंगे तो आपके कंप्लीट यहाँ पे जो पेपर एनालिसिस है वो आपको दिख जाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, तो इसी श्रृंखला में अगर अब हम लोग आगे चलेंगे तो जो हमारा यह बैच है जेआरएफ बैच, लास्ट 60 डेज दिसंबर 2025 में जो बच्चे एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको ध्यान में रख करके ये बैच लॉन्च किया गया, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा और आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री में और अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्रैश कोर्स और UGC नेट जो दिसंबर 2025 में जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए भी ये बैच बिल्कुल फ्री है। तो आप जाएं, इसे भी एंजॉय करें, इसे वॉच करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। और साथ ही साथ जो एस्पिरेंट बिगनर्स हैं उसके लिए 0 to हीरो बैच शुरू से एकदम से तैयार किया गया है, तो इसे भी आप लोग जाएं और देखें। और शुक्ल बैच जो बिल्कुल एकदम हिंदी साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं उसे बिल्कुल इसमें बिना सोचे समझे इस बैच को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं NTA के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी की जो मूल पुस्तक है उससे आपको कंटेंट तैयार करवाया जाएगा और बल्कि लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा जो सीरीज है वो लेक्चर 3 है। तो साथियों, जैसा कि आपको यहाँ पे 91 क्वेश्चन दिख रहा है और आज जो हम इस श्रृंखला में करेंगे कंप्लीट 20 क्वेश्चन को देखेंगे। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे 91 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप इसे पढ़ें और इसका जवाब बिल्कुल इत्मीनान से देने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही हल्की प्रकृति का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। और जो भी आंसर आपको यहाँ पे मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो बिल्कुल NTA के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर है उससे बताया जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप देखते हैं। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण। तो साथियों, इस जब आप ग्रामर पढ़ेंगे कि ये अक्षर का कहाँ पे मतलब उच्चारण होता है, कौन से अक्षर कौन से उच्चारण का उसका स्वर है, तो इसमें देखेंगे तालव्य में जो है, तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है, सही उत्तर कौन सा है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो इसमें जो है ये च और छ जो है ये तालव्य, तो मतलब तालव्य से बोला जाता है, यानी कि A और D आपका आंसर इसमें सही है, च और ज। और तब आप कहेंगे कि मैम बताइए, जब च और ज जो तालव्य का है तो फिर दंत से कौन है, तो ये त थ जो है ये दंत का पार्ट है, दंत, त थ द द जो भी है दंत। और मूर्धा ट ठ जो है मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है, दंत। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो इतना हम लोगों ने जाना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 92, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। मतलब जो राजभाषा आयोग जो हिंदी से जुड़ा हुआ जो आयोग था उससे में पूछा जा रहा है कि ये कौन कौन से ऐसा सुझाव दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल कॉमन सेंस से बनाइए। इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत, ये PYQ है आपका, ये आप लोग ध्यान पर रखिए। इससे पहले भी मैंने आपसे बहुत इस पर डिटेल मतलब बात किया है, तो आप लोग दीजिए, जवाब दीजिए। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यह सारे भारत का एक माध्यम है। ये बिल्कुल ऐसा दिया गया था सुझाव। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक, तो ये पंक्ति तो बिल्कुल, ये लाइन तो बिल्कुल ऐसा सुझाव दिया गया था कि सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा जो है ये हिंदी है, ये सही है। 14 वर्ष के उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, तो ये भी मतलब सुझाव जो है ये सही है।
भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। देखिए एक तरफ हिंदी की बात कर रहा है और ये यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी में किए जाए। जब अंग्रेजी की बात होगी तो वो सुझाव क्यों देगा, हिंदी के पक्ष में सुझाव ना होने चाहिए। यहाँ पे जो है ये हिंदी अगर रहता तो आपका सही रहता। ये पंक्ति आपकी गलत है। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा का मतलब कि मैथिली हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, बंगला भाषा हो गया, हिंदी हो गया, ये सब आप रख सकते हैं, यानी कि ये सही है। ए, बी और डी किस किस में है, ए, बी, डी, यानी कि 2 ऑप्शन आपका सही है। और ये देखिए निगेटिव था, मतलब है बात हिंदी की बात कर रही है, क्षेत्रीय भाषा की बात कर रही और यहाँ पे अंग्रेजी को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। तो चलते हैं अब 92 का आंसर आपका जो है 2 है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये VVI टॉपिक है, राजभाषा आयोग, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब 93 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर है। जगदीश चंद्र माथुर जो लेखक हैं, विचारक हैं, साहित्यकार है, इसके बारे में आपके पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो लिखा है, जो वर्णन किया है, जो अपनी विचार रखी है साहित्य के माध्यम से, उनके क्या विचार है, स्वर क्या थे उनके, ये आपसे जानने का प्रयास किया जा रहा है NTA के द्वारा। तो देखिए पढ़िए। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन, बिल्कुल ये सही है। प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, नहीं, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो भी प्रसाद की रचना का। तो इस बी हटा दीजिए। बी देखिए कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये गलत है। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुँचाना, बिल्कुल ऐसा था। मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन, तो मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन ऐसा नहीं था, प्रॉपर जो था ये ए और सी के आधार पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3। ये थोड़े से डेप्थ क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर के बारे में आपको बहुत मतलब गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो ए और सी के आधार पर आपके आंसर जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन, इसे आप पढ़ें और जवाब दें कमेंट में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो से कितना इम्पोर्टेंट मतलब ये टॉपिक है कि आपको बार बार यहाँ से हर बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शुक्ल जी के विचार तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो अमीर खुसरो के बारे में शुक्ल जी ने क्या मतलब बोले हैं, विचार रखे हैं, उनको बारे में आपको मतलब जानकारी रखना है। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही मतलब क्या जाए कॉमन सेंस से आप बना सकते हैं। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, बिल्कुल वो फारसी के, तो फारसी और हिंदी को, फारसी हिंदी और उर्दू तो उनकी मिश्रित बोली थी ही, तो ये तो आपको जानकारी है ही, तो ये तो सही है, यानी कि एक ऑप्शन कट गया आपका। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, हाँ बिल्कुल। और मतलब ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो जो थे बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं मतलब मिलनसार, ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी उर्दू जितने अच्छे से उर्दू वो मतलब प्रयोग करते थे, उतना ही अच्छे से उन्होंने हिंदी भी प्रयोग किया, और हिंदी के साथ साथ फारसी भी शब्द का प्रयोग किया है। हिंदुस्तानी बोली जिसको कह सकते हैं, उन्होंने अमीर खुसरो ने मतलब प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, पहेली हो, मुकरियाँ हो, उनकी जो भी है उसमें। तो बी होगा। ए और बी जब होगा तो आपका आंसर या तो 1 होगा या तो 3 होगा। इनके उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव है, नहीं अभाव नहीं है, ये गलत है, ये निगेटिव लाइन है, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। तो सी कट गया, सी इसमें है, कट गया। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है। इनसे तो कई बार क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, पहेलियों से, मुकरियों से। तो ए, बी और डी ये आपका ऑप्शन सही है। तो हम लोगों ने देखा कि 94 का जो है ऑप्शन 1 आपका आंसर सही है। बाकी इसका आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अमीर खुसरो लिख करके, इसके बगल में आप लोग मतलब तीर लगा करके लिख सकते हैं कि फारसी के बहुत अच्छे मतलब नामी कवि थे, ये विनोदी मिलनसार भी थे, और इनमें अनेक पहेलियाँ मुकरियाँ भी लिखी, इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, ये भी आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का 95 नंबर क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन हमारा कह रहा है पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण के बारे में कौन से कथन सही है, आप जवाब दीजिए।
दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, बिल्कुल। जब पुरानी सभ्यता और नई सभ्यता में जब टकराहट होती है, पुनर्जागरण कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कभी ना कभी हम जगे हुए थे और अब मतलब वर्तमान में कहीं ना कहीं हम किसी का परिस्थिति, सामाजिक तत्कालीन परिस्थिति के कारण हम सो गए हैं, मतलब अपने विचार में, तो उसको फिर से हम उसे जगाने की आवश्यकता है, उसे ही पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये तो सही है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, बिल्कुल नहीं। परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन होगा तो फिर पुनर्जागरण क्यों होगा? बी, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी स्टेटमेंट बिल्कुल निगेटिव है। मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, बिल्कुल, यानी कि ए और डी जो है इसमें स्टेटमेंट सही है। 95 का 1, यानी कि ए और डी सही है, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, ये आपका आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ, मतलब देखिए कितने हल्के क्वेश्चन है, ये हल्के क्वेश्चन। इसमें मैंने कई बार आप लोगों से, ये तो ठुमरी है, एक आदिम रात्रि की महक है, तो बी और डी किस किस में है? ये बहुत हल्की क्वेश्चन थी, यानी कि 96 का 3, आपका 3 ऑप्शन, ये आंसर आपका सही हो गया। अब कहेंगे कि मैम जब ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है और आदिम रात्रि की महक ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, तो मुर्दों का गांव और कर्मनाशा की हार ये किसकी मतलब कहानियाँ हैं? क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ी सी हम इस पर बात करेंगे। मुर्दों का गांव जो है ये धर्मवीर भारती जी का है, धर्मवीर भारती, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और कर्मनाशा की हार ये जो है शिव प्रसाद सिंह जी का है। और ये तो पता है रेणु जी की है, ये भी रेणु की है, ये आप लोग को पता है। शॉर्ट नाम मैंने इस यहाँ पे लिख दिया फणीश्वर नाथ रेणु का रेणु, ये आप लोग को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इतना हो गया, इनफ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 96 तो हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र है। देखिए यशपाल के पर्दा कहानी, यहाँ पे पर्दा कहानी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो शेख जुम्मन जो है ये पंच परमेश्वर का पात्र है। अगर इसमें से आपको कुछ आते हो तो उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये पंच परमेश्वर के पात्र है, तो डी हटाइए, डी इसमें है, डी इसमें हट गया। और यानी कि आपका आंसर जो होगा 1 और 2 में से ही कोई ना कोई होगा। तो 97 का जो आंसर होगा ये बब्बर अली खां है और चौधरी पीर बख्श है, यानी कि बी और सी के आधार पे आपका आंसर जो है 2 हो जाएगा। अब कहिएगा कि हरगोविंद कौन है, तो हरगोविंद जो है संवदिया कहानी, संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और पंच परमेश्वर तो प्रेमचंद जी की कहानी, ये तो हमें पता ही है। और ये दोनों जो है यशपाल की कहानी, ये तो लिखा भी है। और पर्दा कहानी के पात्र है, पर्दा कहानी। तो इसके आधार पे हम लोगों ने बात कर लिया। तो इसका देखिए कि आंसर जो है 97 का 2 आंसर आपका सही है, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें। देखिए टी.एस. इलियट जो दार्शनिक है, विचारक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी कोई रचना है तो वो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो 98 का जो है द सीक्रेट वुड और द मेकिंग ऑफ लिटरेचर। द सीक्रेट वुड तो है ही, ये तो पता ही है आप लोगों को। और तो बी किस किस में है, ये कट गया आपका, ये कट गया। या तो आपका आंसर या तो बी होगा, या तो सी होगा, और या तो डी होगा। देखिए दोनों में एक ही है। द मेकिंग ऑफ लिटरेचर ये नहीं है। द वेस्टलैंड जो है इसकी रचना, यानी बी और डी के आधार पे आपका आंसर जो है ये 2 हो जाएगा। कि द सीक्रेट वुड, ये टॉपिक PYQ है, ये आप याद रखिएगा। ये यहाँ से PYQ पूछे गए हैं, PYQ पूछे गए हैं। मैं आप लोगों से इस पर बहुत डिटेल बात भी किया हूँ। तो बी और डी के आधार पे आपका जो है आंसर हो जाएगा वो 2 आंसर हो जाएगा। ये टी.एस. इलियट की रचना है। तो द सीक्रेट वुड और द वेस्टलैंड, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे।
और अब आप कहेंगे कि मैम बताइए तो फिर ये जो शेष रचना जो है, ये द साइंस एंड पोइट्री, ये किसकी रचना है? तो साइंस एंड पोइट्री जो है ये I.A. रिचर्ड्स की रचना है। ये इस पे भी मैंने बहुत डिटेल्स बात किया, I.A. रिचर्ड्स, ये ध्यान पे रखें। यहाँ ये PYQ है आपका, साइंस एंड पोइट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हो गया, एक आपका बच रहा है द मेकिंग ऑफ लिटरेचर। तो द मेकिंग ऑफ लिटरेचर जो है ये थोड़ी सी नई फैक्ट है। ये R.A. स्कॉट जेम्स जी की रचना है। सभी मतलब वेस्टर्न फिलोसफर है, चिंतक है, तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग पता, जब आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे जो कि हमारे जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसे जाएं और उसे भी आप लोग समझने का प्रयास करें। तो चलते हैं अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होगा। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम है। आचार्य क्षेमेंद्र जो मतलब इंडियन जो ये फिलोसफर है, इसके विषय में आपके जो इनकी कुछ रचना है उनके विषय में आपको जानने का NTA मांग कर रही है। तो देखते हैं, 10 कुमार चरित्र जो है ये तो डंडी की मतलब रचना है, तो ये तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा। मैं जो एग्जाम हॉल में जैसे बनाऊंगी वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। बी जिस में होगा वो आंसर आपका नहीं होगा। और व्यक्ति विवेक जो है ये महिम भट्ट जी का है, महिम भट्ट। ये आप लोग ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। तो बी केवल हटने से आपका 2 ऑप्शन हट गया, यानी कि आपका आंसर जो है C और D के आधार पे 4 आंसर हो जाएगा। 99 का 4। 10 कुमार चरित्र सबसे इसमें हल्की रचना थी जो डंडी के द्वारा लिखा गया, ये आप लोग को पता ही होगा। और ये जो है ये क्षेमेंद्र की रचना है, क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण और सुवृत तिलक, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए, इसके बारे में तो हमने जानकारी ले ही लिया। आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे साथ ही साथ, तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पास करना दिसंबर वाली थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आपका आज का 100 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे सही पूछा जा रहा है और सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 यहाँ पे पंक्ति दिया गया है और आपसे मांग कर रहा है कि कोई 2 पंक्ति इसमें से सही है। जो मार्क्सवादी जो फिलोसफर है, दार्शनिक है, वो कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही कॉमन सेंस का प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को सही आंसर तक जा सकते हैं। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। देखिए, साम्यवाद और मार्क्सवाद दोनों 2 शब्द है, और मार्क्सवाद के द्वारा ही मतलब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि दोनों इक्वल ही है। और ये तो सही है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ये क्लास स्ट्रगल की बात वो करते हैं बार बार, तो बी तो होगा। बी जिस में होगा वो आंसर आपका होगा। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी, इस पे डॉट है। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। देखिए इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है, ये इस पे ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये डी तो आपका कट गया। और मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी, ऐसा ये समाजवाद की अंतिम मंजिल होगी, ये नहीं है, ये इनका ऐसा विचार नहीं है। यानी कि ए और बी आपका सही है। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी, ये ऐसा मानते हैं। यानी कि ए और बी के आधार पे आपका आंसर जो है 1 होगा। तो 100 का हम लोगों ने देखा। और इसमें से कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो PYQ से पहले PYQ के रूप में मतलब 2024 और 23 के पेपर में ऐसा आ चुका है। ये मार्क्सवाद के दर्शन फिलोसफी से, तो ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसलिए साथियों, अगर आपने हमारे जो डिटेल एनालिसिस जो 2025 के पेपर हैं, 24 के पेपर है और 23-22 जो भी पेपर हैं, आप जाइए वहाँ कंप्लीट आपके पास मतलब तकरीबन 50+ आपके लिए लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए। तो उन्हें जाइए, उन्हें भी आप देखिए। यानी कि 100 का जो आंसर होगा वो 1 आंसर होगा।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 101 क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो आधुनिक काल की रचनाएं कौन कौन सी है, थोड़ी सी ये डेप्थ क्वेश्चन है और डेप्थ आपकी नॉलेज की मांग कर रहा है एनटीए। तो देखिए इसमें जो आयोग ने आंसर लिया है वो 1 को लिया है, यानी ए और सी, यानी कि उद्धव शतक और भ्रमरदूत। और तो ये ए और सी के आधार पे जो है ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो आप कहेंगे कि मैम बताइए सुदामा चरित और रास पंचाध्याय, ये सुदामा चरित और रास पंचाध्याय ये जो है ये एक्चुअली मतलब भक्तिकालीन रचना है ये सब। सुदामा चरित के जो लेखक हैं ये नरोत्तम दास है, नरोत्तम दास। ये PYQ था, मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। और ये भक्तिकालीन रचना है, तो आधुनिक काल तो होगा नहीं, भक्तिकालीन रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, भक्तिकालीन रचना है। बी हटता तो ऐसे ही आपका आंसर 1 और 4 में से कोई एक होता। और अब जो रेस बच गए हैं, रास पंचाध्याय ये नंददास की रचना है। और नंददास कौन कवि है, तो ये अष्टछाप के कवि है, नंददास की रचना है और ये अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि। तो बी और डी नहीं होंगे और ए और सी जो है ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं, ये आप लोग पता और आधुनिक काल की जो ये रचनाएं हैं ये इनके जो लेखक है ये जगन्नाथ दास है। एक सेकंड साथियों, जगन्नाथ दास, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और 1929 की रचना है और ब्रज भाषा में। देखिए एक क्वेश्चन पे मैंने कितना फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे 6-10 साल के अभी क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से करके जाएंगे तो पूरा विश्वास है कि आप कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। भ्रमरदूत, भ्रमरदूत जो है ये सत्यनारायण कविरत्न जी की रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए सारे फैक्ट्स मैंने लगभग बता दिए हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये आपका आंसर हो जाएगा 101 का 1 आंसर। चलते हैं 102 क्वेश्चन की तरफ। 102 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विवेदी युगीन का कविता की विशेषता क्या है। देखिए द्विवेदी युगीन, भारतेंदु युगीन जो कविता है तो उसके आपकी विशेषता पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो द्विवेदी युगीन की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें प्रबंधात्मकता होती है उस कविता में, ये आप लोग पता रखेंगे। और इसकी जो कविता है एक साकेत रचना जो है 1931 की, इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है साकेत में। तो साकेत तो जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और इतिवृत्तात्मकता तो देखिए डी किस किस में था, डी संयोग की बात है कि एक ही ऑप्शन में था। अगर आपको एक भी पता होता कि द्विवेदी युगीन की रचना में प्रबंधात्मकता का प्रयोग किया गया है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, यानी कि 102 का 4। और तो आप कहेंगे कि श्रृंगार प्रियता और लाक्षणिकता किसका है, तो लाक्षणिकता जो है ये छायावाद की विशेषता है, ये छायावाद की विशेषता। और श्रृंगार प्रियता तो आप लोग जानते हैं कि ये रीतिकाल की विशेषता है, श्रृंगार का वर्णन रीतिकाल। यानी कि अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन थे बन गए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 4 ऑप्शन इसमें सही है 102 का। अब 103 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ये भी अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ी सी डेप्थ मांग कर रही है। तो छायावाद की रचना तो झरना है, ये तो हम लोग जानते हैं। और झरना किस किस में है, देखिए संयोग की बात है कि एक ही में है, यानी कि ए और बी के आधार पे आपका आंसर जो है 1 होगा। मुझे इतना पता था कि ये आंसर इसमें जो है झरना जो है ये है, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है ये है झरना। और तो साथियों यहाँ पे छायावाद की रचना नहीं पूछी जा रही है। तो जब नहीं पूछी जा रही है तो
आपका आंसर जो है ये तो नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो जिसमें झरना होगा वो आंसर आपका नहीं होगा, यानी कि तो झरना तो है, हम लोग तो जानते हैं, और झरना है और रश्मि है, रश्मि भी छायावाद की ही रचना है। तो ए और डी जिसमें है उसे हटाइए, ए इसमें है, डी इसमें भी है और ए इसमें है, ये हटाइए, यानी बी और सी जो है ये छायावाद की रचना नहीं है। यानी कि मुझे पता था कि छायावाद की रचना कौन है, रश्मि है और झरना है, तो ये नहीं है। पथिक और मिलन जो है फिर ये कौन सी रचना है, तो ये रचना जो है छायावाद की नहीं है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो झरना, आप बताइए झरना जो है किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये 1918 की रचना है, ये PYQ है आपका। झरना से क्वेश्चन पूछा गया। और रश्मि महादेवी वर्मा, ये जानते हैं कि प्रसाद, महादेवी वर्मा ये सब छायावादी लेखक लेखिका हैं। 1932 महादेवी वर्मा। और पथिक 1920 की रचना है और मिलन 1917। देखिए सब पे मैं डिटेल बात कर रही हूँ कि आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत है। ये दोनों रचना जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, राम नरेश त्रिपाठी, पथिक और मिलन। तो सारा डिटेल हमने इसके विषय में जानकारी ले लिया कि इसमें से कौन सी रचना किसकी है, किसकी नहीं है, छायावाद की कौन है कौन नहीं है, इसे जो भी दिए गए हैं रचना, उस रचना के लेखक कौन है, ये इस पे भी हमने बात किया। तो 103 का जो है 3 ऑप्शन आपका सही है, ये आप लोग पता करेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 104 नंबर क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांप्रदायिक विद्वेष विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। तो देखिए कितना बार मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि तमस और झूठा सच, ये जो है मतलब यहाँ पे सांप्रदायिक विद्वेष, हिंदू मुसलमान वगैरह जो है जो धर्म के नाम पे मतलब जो काटमार होती है उसका वहाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। और ये तमस भी जो है एक सांप्रदायिक विद्वेष को दिखाता है। तो ये जो उपन्यास है बिल्कुल उसी को आधार बना करके लिखा गया है। तो तमस जो है ये रचना भीष्म साहनी जी की है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, भीष्म साहनी। और ये रचना जो है यशपाल जी की है, ये झूठा सच। इसके 2 खंड है, एक तो 1958 1958 और सेकंड जो है 1960 की। तो और आवारा मसीहा तो आप लोग जानते हैं कि ये किसी की जीवन है, शरत चंद्र की जीवनी है, इसमें शरत चंद्र की जीवनी है। तो इसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आएगी। महाभोज ये मन्नू भंडारी की रचना है, मन्नू भंडारी। और इनके लेखक जो है विष्णु प्रभाकर है, आवारा मसीहा के, ये आप लोग भी ध्यान पे रखेंगे। और मन्नू भंडारी इसकी लेखिका है। और इसका जो विषय है महाभोज का, ये बहुत बड़ी, इसका विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अपराध प्लस राजनीति का गठजोड़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया है, राजनीति के गठजोड़। आज भी आप लोग देखते होंगे कि अपराध का कैसे संरक्षण दिया जाता है, अपराधियों को मतलब राजनीतिक कंबल ओढ़ा करके, मतलब अगर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है, अगर अपराधी भी है तो उसे संरक्षण बहुत इजीली मिल जाता है। गठजोड़ का वर्णन समझिए, ये उपन्यास बिल्कुल उसी पे लिखा गया है का वर्णन है। अगर आपको समय मिले तो बिल्कुल इस उपन्यास को पढ़िए, आपके दिमाग खुल जाएंगे। तो सी और डी के आधार पे जो है आपका आंसर जो है 104 का 4 हो जाएगा। 4 2 कलर के पेन का यूज कर रहे हैं साथियों कि इससे मतलब आपको पढ़ने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने में कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे भी मैं आंसर बता देती हूँ और साथ ही साथ जो ऑप्शन चूजिंग वाले रहते हैं वहाँ पे भी मैं आपको लिख देती हूँ। तो यहाँ पे अगर 2 कलर का अगर प्रयोग हो कलर का तो इससे आपको भ्रमित नहीं होना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन फिर आ गए। तमस उपन्यास के पात्र अभी जस्ट ऊपर में दिए गए थे ना कि तमस उपन्यास, तो इसके कौन से थे, रिचर्ड है और लीजा है, बी और सी इसके पात्र है। बिल्कुल एकदम टिप्स पे रहनी चाहिए ये सब फैक्ट। और
कनक जो है, कनक पात्र भी इम्पोर्टेंट है। ये झूठा सच की पात्र है, झूठा सच। अभी मैंने बात किया है ना ऊपर में, यशपाल जी की रचना है झूठा सच। इतना बार लिखिए साथियों मेरे साथ ना आप, कि आपको बिल्कुल याद हो जाए। और सेल्मा जो है, सेल्मा पात्र जो है, ये अपने अपने अजनबी के, सेल्मा अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, अजनबी। ये 1961 की रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये इनके जो लेखक हैं वो अगय जी हैं, अगय जी। तो चलिए साथियों, तकरीबन इसके इर्द गिर्द हमने सारी बातें कर लिया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 3 ऑप्शन आपका ये सही है। आज का 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो अभी तो मैंने बताया कि महाभोज है, आपका बंटी भी है, और सैलूस ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि सी और डी होगा। इसमें नहीं पूछ रहा है, सी और डी आपके आंसर सही है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही हैं। अब आप कहेंगे कि मैम बताइए सैलूस जो है अगर मनु भंडारी की नहीं है तो फिर है किसकी? सैलूस जो है ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। और बसंती भीष्म सानी की, भीष्म सानी। पूरा आप लोग एकदम शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम जो कम रहेंगे तब आपको बहुत मतलब हेल्प मिलेगी। ये मनु भंडारी की रचना है, मनु भंडारी। महाभोज तो अभी आपको लोगों को मैंने बताया कि ये राजनीति गठजोड़, अपराध और राजनीति का कैसा गठजोड़ होता है, इसकी बात करता है महाभोज में, इसका विषय है। और आपका बंटी, ये आपका बंटी जो है कि मतलब तलाकशुदा दंपति में जो बच्चे जो भी होते हैं, बालक और बालिका, और उनके मन पे क्या असर पड़ता है, उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है, संपूर्ण जीवन पे, उसकी बात मतलब इस विषय में मतलब बनाया गया है आपका बंटी में। मतलब एक बच्चे को ध्यान में रख करके ये उपन्यास लिखा गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107 क्वेश्चन नंबर। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। थोड़ी सी ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगी, थोड़ी सी डेप्थ मांग कर रही है आपको। दूधनाथ सिंह का जो कहानी संग्रह है उसकी आपको मांग कर रही है, तो थोड़ी सी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दूधनाथ सिंह का जो कहानी संग्रह है वो, इसमें जो आयोग ने जो आंसर लिया है वो 4 लिया, यानी कि ए और डी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये है, और निष्कासन ये दोनों है। तो आप कहेंगे कि मैम बताइए खाली घर और वसंत का एक दिन ये किसकी रचना है, फिर किसकी कहानी संग्रह है? तो खाली घर जो है ये 1969 की रचना है, और ये 1982 की रचना है। इसका सब टाइम पीरियड मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि आपको यहाँ से अगर कभी बाय द वे क्वेश्चन बना, और यदा कदा आने वाले समय में बिल्कुल बनेगा, इसकी तो आप गारंटी लीजिए कि क्वेश्चन कहीं से नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। तो खाली घर जो है ये दोनों रचना जो है रामदरस मिश्र जी की है, रामदरस मिश्र जी की है। कहानी संग्रह है, ऐसा मान सकते हैं, ये कहानी संग्रह है। यहाँ पे आपसे दूधनाथ सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। दूधनाथ सिंह लिख लीजिए, और वहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र निष्कासन लिख दीजिए, और कहानी संग्रह लिख दीजिए। नीचे लिख करके खाली घर, वसंत का एक दिन, और उसके ब्रैकेट दे करके रामदरस मिश्र कर दीजिए। हो गया, शॉर्ट नोट्स आपका बन गया। तो यानी कि 107 का 4 ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन। 108 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़िए आप लोग और जवाब दीजिए। निम्नलिखित में स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? जो स्त्री जो है, जो नाटक लिखी है स्त्री, उसमें स्त्री की जो कौन सी नाटक है उसमें आपको क्वेश्चन मांग कर रहा है। तो स्त्री का जो है, एक तो सबसे पहले बिना दीवारों का घर ये है, और नेपथ्यराग जो है ये है। तो ये बिना दीवारों का घर जो है ये मनु भंडारी की रचना है, मनु भंडारी।
स्त्री है, जो कि स्त्री लेखिका है। और नेफ्थ्यराग ये जो है मीराकांत की रचना है, मीराकांत। तो बी और डी के आधार पे यानी कि आपका आंसर जो है 3 हो जाएगा, 108 का 3। और अब कहेंगे कि साथियों कि ये मैम जो 2 ऑप्शन है ए और सी में, प्रजा ही रहने दो और उत्तर उर्वशी, ये किसकी रचना है? तो कोई ना कोई तो इसका पुरुष ही होंगे रचनाकार, ये तो आपको पता ही हो गया होगा। तो उत्तर उर्वशी के जो रचनाकार है ये हमीदुल्ला है, हमीदुल्ला, ये आप लोग ध्यान पे रहेंगे। और उत्तर, एक सेकंड साथियों, माफ़ी चाहती हूँ साथियों, ये जो है प्रजा ही रहने दो, ये जो है ये गिरिराज किशोर जी की रचना है। और हमीदुल्ला जो है ये इसकी रचना है। उत्तर उर्वशी के जो लेखक हैं ये हमीदुल्ला है, इसका इसमें और इसका इसमें हो गया था एक्चुअली, हमीदुल्ला। तो उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला, प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये दोनों का तो आपको पता ही है, बिना दीवारों का घर मनु भंडारी और नेफ्थ्यराग मीराकांत, ये दोनों स्त्री हैं, ये स्त्री हैं और ये भी स्त्री है। और आपको यही क्वेश्चन जाना है, मतलब आंसर आपको एनटीए मांग कर रहा था, तो 3 आंसर आपका सही है, 108 का 3। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के संवाद की जो पंक्तियां हैं निम्नलिखित में से कौन सी है? चंद्रगुप्त नाटक में जो है चाणक्य जो है बहुत अच्छी मतलब पंक्तियां, संवाद है उनको। एक तो सीपी वाली है कि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये तो एकदम चाणक्य की, ये ज्ञान वाली बात है। तो जो ज्ञान वाली बात होगी वो गुरु के द्वारा ही दिया जाएगा। और चंद्रगुप्त नाटक क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त जो है वो उनके चाणक्य के शिष्य है, तो ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो ये जो है चाणक्य के स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन आपके PYQ है, कई बार इसका मैंने आपको करवा चुकी हूँ। तो सी जिस चीज़ में होगा वही आंसर आपका होगा। देखिए एक ही में है, एक भी अगर आपको ऑप्शन पता, ये थीम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2025, 23, 22, 21 सभी में ये क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में रहता है, यानी कि बी और सी। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये भी है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, ये चाणक्य की नहीं बल्कि चंद्रगुप्त का ये संवाद है, ये चंद्रगुप्त स्वयं बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन ये आपके PYQ है, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये VVI है, तो इसलिए इस पंक्ति सबको तो एकदम याद कर लीजिए। और डी तो है ही नहीं, यानी कि बी और डी सी के आधार पे जो है ये चंद्रगुप्त नाटक का जो है ये चाणक्य के संवाद है, ये भी चाणक्य के संवाद है, चाणक्य। और चंद्रगुप्त नाटक तो जानते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या है, तो ये 1931 की रचना है। और जयशंकर प्रसाद इनके लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे लिख देती हूँ, जयशंकर प्रसाद। इनके और भी रचना है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है, सभी का टाइम पीरियड आप वो कमेंट करेंगे हमें, यानी कि 2 आंसर आपका सही है, 109 का 2 आंसर। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 110। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली एनटीए ने इसे ड्रॉप कर दिया है, कारण कि मैं इसको अभी बताऊंगी क्यों ड्रॉप किया गया। पहले तो मैं ये जान लूँ कि इसमें ऑप्शन जो है ना सही नहीं बताया, मतलब बनाया गया है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो बिल्कुल सही हो, तो मैं अभी बता देती हूँ। अस्मिता के लिए ये विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है, विद्यानिवास मिश्र। और अंगद की नियति ये भी विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है,
मिस्र। तो ए और सी तो नहीं होगी, यहाँ पे नहीं पूछा है। बी और डी ऑप्शन है कहीं पे? नहीं है, तो आपका आंसर वैसे भी मतलब कट गया। तो किस किस के नमन करूँ, ये जो है ये इसकी मतलब, फिर आप कहेंगे कि विद्या निवास मिश्र जी की नहीं है, तो है किसकी? तो एक सेकंड साथियों, किस किस को नमन करूं, ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये विष्णुकांत शास्त्री का ये निबंध संग्रह है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो साथियों देखिए, इसमें जो है ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर दिए गए, यानी कि डिलीट कर दिए गए। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बी और डी ऑप्शन है ही नहीं, इसका आंसर जो होना चाहिए बी और बी प्लस डी होनी चाहिए, इसमें है ही नहीं। तो आपका ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो गए। तो चलते हैं, अब मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में 110 से 130 तक के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। और साथियों ये कि आपको क्लास कैसे लग रहे हैं, कंटेंट वाली लग रही है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़े, अपने दोस्तों को भी बताएं। और इसे मतलब लेक्चर को, क्लास को बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अपने फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई है तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी साहित्य से पढ़ रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो क्या कहते हैं पेपर 1 का अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे जोश नेट JRF से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसमें पढ़ें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। धन्यवाद।